हेलो दोस्तों, आज है 1 अप्रैल और आज के जो हिंदू के एडिटोरियल और न्यूज़ है उसको एनालिसिस करेंगे। उसकी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो आज लेट अपलोड कर रहे हैं और आपके पास एक और जो बढ़िया एक हमने कंटेंट प्रोड्यूस किया है, कंटेंट बनाया है, वो आपके पास कल आ जाएगा। कल ऑन करेंगे हम उसको। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो डिस्कशन है, आज का जो एनालिसिस है न्यूज़पेपर का। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ पे बोली जा रही है, जो यूएसए डेप्यूटी एनएसए है, ठीक है, जिसके बारे में हमने परसों के न्यूज़पेपर में भी बात की थी। एनएसए उन्होंने वार्न किया कि अगर इंडिया लोकल करेंसी में रशिया के साथ ट्रेड करेगा तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो गलत हो सकते हैं, है ना। तो इससे पहले उन्होंने यहाँ पे यही बोला कि यार लोकल करेंसी में आप रशिया के साथ ट्रेड ना करो, बिकॉज सैंक्शंस लगाए हुए हैं हमने। तो ऑब्वियस ही बात है, जो चीज़ वहाँ पे हुई है वो यूक्रेन में हो रही है या कोई भी चीज़ है, वो उस कंडीशन को देखते हुए सैंक्शंस लगे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, इससे पहले यूएसए ने ये भी बोला था कि यस के इंडिया का जो स्टांस है वो कुछ भी नहीं आ रहा। उसका रीज़न ये भी है कि इंडिया को अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी देखना है ना। जो नेबरिंग कंट्रीज़ है लाइक चाइना हो गया, तो उनका सीधा एक्शन था चाइना की तरफ या पाकिस्तान की तरफ। तो उसमें मेजर जो चीज़ थी वो यहाँ पे एलएसी की बात की गई थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। सो हमने पहले ये किया हुआ है, लेकिन एलएसी मैं दोबारा से यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको। तो ये आपने ध्यान रखना है अब आगे से कि एलएसी में पहली चीज़ तो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज़ ऑफ द अक्साई चेन। ठीक है, ये चाइना ने जब हमारी वॉर हुई थी तो इस यहाँ तक जो पार्ट है हमारा वो ले लिया था। ये हो गया पीओके, मतलब ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया। ठीक है, जो कि पाकिस्तान ने ट्राइबल्स के साथ मिलके हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। और उस टाइम पे हमें कुछ इतना खास पता भी नहीं था और हम इतने वो भी नहीं थे कि यार हम पे अटैक होगा, है ना। तो उस वजह से इतना जो हमारा एरिया वो पीओके को हम बोल देते हैं। लेकिन ये वाली जो टेरिटरी है, ये वाली टेरिटरी ये पाकिस्तान के पास थी, लेकिन बाद में ये टेरिटरी पाकिस्तान ने गिफ्ट दे दी चाइना को। ठीक है, मतलब आप देखो ना, यहाँ पे चाइना बैठा है, यहाँ पे पाकिस्तान बैठा है, ये चाइना हो गया। और इन चीज़ों की वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुई है। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये तो होगी लाइन ऑफ कंट्रोल। ये हमारी बनी थी शिमला एग्रीमेंट में, मतलब एक प्रॉपर तरीके से हमने बैठ के सलाह मशवरा किया हुआ कि यार इधर वाला पार्ट मेरा, इधर वाला पार्ट, मतलब वो लाइन ऑफ कंट्रोल एक बनी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसमें हमने कोई भी आज तक एग्रीमेंट नहीं किया कि यार ये एग्रीमेंट है, ये तुम्हारी लाइन है, ये मेरी लाइन है। इसी वजह से आपने देखा होगा कभी चाइना के लोग इधर आ जाते हैं, कभी हमारे वाले उधर चले जाते हैं, तो कुछ डिफाइंड एरिया नहीं है। दोनों का अपना अपना स्टांस है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ लेनी है। ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर हो गया और यहाँ पे कुछ आ जाता है साइचिन ग्लेशियर। तो साइचिन ग्लेशियर आपको पता होगा। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, तो आपको पता होगा कि ये हो गया हमारा एलएसी वाला पार्ट। तो ये किन किन स्टेट के साथ में, एक तो हो गया एचपी, यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ठीक है, ये वेस्टर्न सेक्टर हो गया। और ये काफ़ी ज़्यादा मैं बता दूं कि डिस्टर्ब रहता है कि यार कभी इधर के लोग उधर जा रहे हैं, उधर के इधर आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो हमारे, आपने देखा होगा क्लैश हो गई थी, हमारे कुछ जवान शहीद हो गए थे उस टाइम पे, है ना। तो ये मिडल सेक्टर वाला थोड़ा सा भी कोई इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और ईस्टर्न सेक्टर में ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जो कि यहाँ पे आपने देखा होगा डोकलाम का इशू हो गया था। ये पूरा अरुणाचल वाला एरिया तो वो अपना ही मानते, कहते कि ये तो पार्ट ही हमारा है। तो इस वजह से ये चीज़ है जो वो आपने याद रखनी है। और जो टोटल लेंथ है वो 4057 किलोमीटर्स की जो टोटल लेंथ है। वेस्टर्न सेक्टर की सबसे बड़ी जो बाउंड्री है वो हम शेयर करते हैं चाइना के साथ में, वेस्टर्न सेक्टर में, मिडल सेक्टर में सबसे छोटी और ईस्टर्न सेक्टर में मिडल में आ जाते हैं हम। ठीक है, तो आगे चलते हैं नंबर 2। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने पहले भी बोला था कि जो एरियाज़ हैं वो हम धीरे धीरे आपसपा के अंडर जो हैं उसको रिड्यूस कर देंगे, जब इसको दोबारा से एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया नागालैंड को घोषित किया गया था अभी थोड़ा टाइम पहले। तो अभी क्या हुआ है, रिसेंटली जो हमें न्यूज़ आ रही है कि भाई ये जो एरियाज़ है उनको रिड्यूस कर दिया गया है। कहाँ कहाँ पे, असम में, मणिपुर में और नागालैंड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्वीट भी किया है। तो ये जो चीज़ है ये आपने याद रखनी है। लेकिन हमें पता क्या होना चाहिए, आपसपा के बारे में पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है क्या, ये आर्म्ड फोर्सेस को एक पावर दे देता है। ठीक है, और वो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करेंगे इन दी डिस्टर्ब्ड एरियाज। मतलब जो काम पुलिस का है वो काम अब कौन करेगी, आर्मी करेगी। अगर कोई एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया और उसको हमने डिक्लेयर किया है आपसपा। ठीक है, इतनी चीज़ तो आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो पावर्स गिवन टू आर्म्ड फोर्सेस कौन कौन सी पावर है,
पहली चीज़, यहाँ पे 5 और मोर पर्सन को वो इकट्ठा होने से रोक सकते हैं। वो फायर ओपन कर सकते हैं, ठीक है, एक वार्निंग देके कि वाई गिविंग ड्यू वार्निंग कि भाई हम मारने लगे हैं या कुछ भी करके कि आपको रुकना पड़ेगा, तो वो फायर ओपन कर सकते हैं। लेकिन जो पुलिस है वो इतना बहुत ज़्यादा ऐसे स्टांसेस नहीं ले सकती। वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, ठीक है, वारंट के बिना, और सर्च प्रेमाइसेस विदाउट वारंट। तो इस तरह की जो अनकंडीशनल जो पावर्स हैं वो आर्मी को मिल जाती हैं अगर आपस कहीं पर लिखा हुआ है। अगर किसी बंदे को उन्होंने पकड़ा, ठीक है, यहाँ पे याद रखना आपने, अगर किसी बंदे को उन्होंने पकड़ा मतलब आर्मी वालों ने, तो कस्टडी किसको देनी पड़ेगी? पुलिस को देनी पड़ेगी। अब आगे अगर हम बात करें तो डिस्टर्ब्ड एरिया है क्या? डिस्टर्ब्ड एरिया आफ्सपा का जो सेक्शन 3 है वहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है कि ये एरिया क्या है, डिस्टर्ब्ड एरिया, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। और इस एरिया को डिक्लेयर करने की अथॉरिटी किसके पास है, ये हमें पता होनी चाहिए। नंबर 1 तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, नंबर 2 आ जाता है हमारे पास गवर्नर, नंबर 3 आ जाती है हमारे पास स्टेट, ठीक है जी, और उसके बाद में नहीं, स्टेट नहीं है, गवर्नर ऑफ द स्टेट हो गया ऑब्वियसली, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी। तो ये जो लोग हैं, ठीक है, ये एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। और अगर इन्होंने डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई ये डिस्टर्ब्ड एरिया, तो सजेस्ट भी कर दिया, तो उसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाएगा और आपको वहाँ पे लगा दिया जाएगा। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि या तो पूरी स्टेट में भी लग सकता है, कुछ पार्ट में भी लग सकता है, तो ये चीज़ भी आपने प्रॉपर तरीके से याद रखनी है। नंबर 3 न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कोई वनियार करके कोटा था उसको तमिलनाडु में, उसको ख़त्म किया। उसका रीज़न क्या है? उन्होंने क्या किया कि एक स्पेशल, यहाँ पे देखो, स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट 2021 पास किया। और उन्होंने बोला कि ये जो वनिया कुला क्षत्रिय कम्युनिटी है, ठीक है जी, तो उनको हम क्या देंगे, उनको हम 10.5% जो कोटा है वो प्रोवाइड करेंगे। और ये करेंगे कहाँ पे? ये अलग से हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम इंटरनल रिजर्वेशन दे रहे हैं, ठीक है, मतलब रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन दे रहे हैं 10.5%। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन क्यों किया, उसका रीज़न क्या है देखिएगा। जो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी हैं एमबीसी, ठीक है, तो एमबीसी जो कम्युनिटी है उनके टोटलिटी में उनके पास है 20% कोटा, ठीक है, तो 20% कोटा। अगर 10.5% इनको लोगों को, एक ही कम्युनिटी को कोटा दे दिया, तो एक चीज़ समझने वाली है कि उनके पास, बाकियों के पास कितना रह जाएगा? 9.5%। और एमबीसी में जो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है उसमें टोटल 115 कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, और आप एक कम्युनिटी को कितना दे रहे हो? 10.5%। तो 115 के लिए 9.5% और 10.5% एक कम्युनिटी के लिए, ये तो बहुत ही गलत है। तो इन बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, कहते भगाओ इनको, ठीक है। तो मतलब भगाओ तो क्या कि उनको ख़त्म कर दिया। आगे चलते हैं नंबर 4। नंबर 4 आपको पता ही है कि गर्मी है जो वो अपने चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और बिना मतलब की गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे देखने के लिए उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? हीट वेव बोल देते हैं। और हीट वेव हमें पता कैसे चलता है? ये डिक्लेयर करता है आईएमडी, ठीक है, आईएमडी ने कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो आईएमडी हमें बताता है कि हीट वेव अब कब है। अगर कोई टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है और जो नॉर्मल टेम्परेचर था या फिर उससे 4.5 डिग्री एटलीस्ट अगर सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो हम उसको हीट वेव बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री सेल्सियस नहीं, 6 to 8 डिग्री सेल्सियस हर एक जगह का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता हमें दिखाई दे रहा है। और इसी को पता है प्यार से क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग इसी को बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। तो ये रियलिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यार लोग बोलते हैं ये नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है भाई, ये रियलिटी है। ये कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है? जम्मू में, ठीक है, जम्मू डिवीज़न हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट राजस्थान, यहाँ पे हमें ज़्यादा जो हीट वेव है वो देखने को मिल रही हैं। तो अभी तक कुछ ऐसा भी नहीं कि यार कोई बारिश आने के चांसेस है, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर स्काइज की दी है। लेकिन हमें पता होना चाहिए आईएमडी के बारे में, इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये डील करता है मेट्रियोलॉजी में, ठीक है, यहाँ पे मैंने हैंड रिटन बनाया हुआ है। और ये है क्या? मेट्रियोलॉजी। मेट्रोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, जो कि डील करती है विद द एटमॉस्फेयर एंड वेरियस फिनोमिनास। और ये 1875 में बनी थी। मतलब इसका क्वेश्चन आएगा कि यार बिफोर इंडिपेंडेंस बनी, आफ्टर इंडिपेंडेंस बनी है, तो आपको पता होना चाहिए बिफोर इंडिपेंडेंस बनी है। और मिनिस्ट्री क्या है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आती है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये डेटा है, आपने इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि जो चिलिका लेक है उसमें डॉल्फिन पॉपुलेशन है वो कम हो गई है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे जो मैक्सिमम अट्रैक्शन है चिलिका लेक की वो है इरावाडी डॉल्फिन। देखिए पहली एक चीज़ याद रखिएगा, इरावाडी डॉल्फिन है जो इरावाडी डॉल्फिन है उसको ट्रू फ्रेश वाटर डॉल्फिन नहीं बोलते, क्योंकि वो एस्चुरीज में या फिर ओशंस के जो शोर्स हैं वहाँ पे भी पाई जाती है। जो ट्रू फ्रेश वाटर डॉल्फिन होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? वो सिर्फ और सिर्फ हमें देखने को मिलती हैं अपने ऐसे रीजन्स में जहाँ पे अपनी फ्रेश रिवर्स हैं, है ना, जैसे गंगेटिक डॉल्फिन होगी, इंडस होगी, है ना। तो
आपने एक चीज़ और याद रखनी है यहाँ पे, जो भी को भी डॉल्फिन, फ्रेश वाटर डॉल्फिन का उन्होंने स्टेटस पूछा, तो जितनी भी हमारे यहाँ पे पाई जाती है, जैसे इंडस होगी, गंगेटिक होगी या इरावाडी होगी, तो ये तीनों का स्टेटस है इंडेंजर्ड। ठीक है, पहली तो चीज़ ये याद रख लेनी है। अब हम बात करते हैं चिलिका लेक के बारे में। जो चिलिका लेक है वो एशिया की लार्जेस्ट है और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, लेगून है। ये फर्स्ट वेटलैंड है जिसको हमने रामसर कन्वेंशन के अंडर डाला था। ठीक है, रामसर कन्वेंशन क्या है कि वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये एक लेक होगी और इसके बीच में एक मेरे पास क्या आ रहा है, आइलैंड आ रहा है, और इस आइलैंड का नाम क्या है, नलाबना आइलैंड। ठीक है, और नलाबना आइलैंड को अभी क्या डिक्लेयर किया हुआ है, बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया हुआ है, और इसी आइलैंड पे एक टेम्पल है जिसका नाम है कालीजाई टेम्पल लोकेटेड। ठीक है, सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा एडिटोरियल है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। ठीक है, किस तरह से कि इंडो नेपाल के जो टाइज हैं उसको रीपॉलिश किया जा सकता है, क्योंकि जो ओली शर्मा कुछ करके बंदा था पहले, उनके अंदर जो हमारे टाइज थे वो कुछ ज़्यादा बेटर नहीं रहे थे। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर नए वाले हैं, बहादुर देओबा, ठीक है, लगता है, और वो आ भी रहे हैं, और उनका बिगिनिंग जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम दी अप्रैल 1, और 4 साल बाद कोई भी जो नेपाल का मिनिस्टर है वो हमारा जो इंडिया का है उसको विजिट कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ने वाला है कि कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिक्स हैं। यहाँ पे हुआ क्या कि एक तो आपको पता ही है, ऊपर चाइना और नीचे इंडिया बैठा है, और अभी नेपाल ने रिसेंटली क्या किया था, एक डील की थी जिसका नाम था मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन पैक्ट। ठीक है, और ये जो पैक्ट था उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, उसमें सोशल मीडिया में कैंपेन चले कि ये गलत है, और ये सारा कुछ किया किसने था, चाइना ने। तो अभी इंडिया ने उसके लिए कोई भी जवाब नहीं दिया कि यार वो साइलेंस, पूरा पूरा साइलेंट, कि मुझे कोई मतलब ही नहीं है, कि जो कर रहे हैं करते रहो, लड़ो मरो, जो करना है आपने करो, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा, है ना। तो ये चीज़ उन्होंने वहाँ पे रखी इंडिया ने, और वो ये बहुत बढ़िया भी रहा। और इसमें हमें पता चला कि भाई कि अब इंडिया ने बोला कि यार मैं साइलेंटली आपको पावर देता रहूँगा, आपको कोई ग्रांट दे दूंगा कि अगर एमसीसी आप छोड़ना भी चाहते हो तो छोड़ सकते हो, मतलब ये वाली चीज़ को। तो इन रियलिटी में जो चाइना है वो इंगेज होना चाहता है कि भाई इंगेज हो रहा एंटी एमसीसी कैंपेन में, क्योंकि जो एमसीसी था वो फंडेड था कि यूएसए की तरफ से, एक तरह से आप लगा के चलो। और इंडिया भी यही चाहता है कि कोई और भी ग्रेटर पावर यहाँ पे ना आए, चाहे वो यूएसए चाहे वो चाइना है, और क्योंकि वो चाहता है कि जो मेरी ऊपर वाली बाउंड्रीज है वो सिक्योर रहे, है ना। तो अभी अगर हम अपनी टाइज को, अपनी रिलेशंस को अच्छा बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें मेन प्रायोरिटी एरियाज क्या है, नंबर 1 आता है पावर ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, नंबर 2 यहाँ पे आता है ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट है, और नंबर 3 आता है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, बीपा। ठीक है, तो यही सारा कुछ है जिसके लिए हम बात कर सकते हैं। देखिए, ये तो एडिटोरियल में लिखा हुआ था, अभी आना है उन्होंने, आज से आएंगे और बातें करेंगे, फिर आगे आता रहेगा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होएगा आई विल टेल यू। बट इसमें जो और चीज़ जो हमने देखनी बहुत इंपॉर्टेंट, वो है इंडो नेपाल रिलेशन, या फिर इंडिया और नेपाल के रिलेशन। ठीक है, तो इंडिया नेपाल के जो रिलेशन है, हम हिस्टोरिकल अगर टाइज की बात करें यहाँ पे, तो नंबर 1 यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि सिमिलर टाइज है हमारी हिंदुइज्म में और बुद्धिज़्म में। अब ये चीज़ का आपको पता ही है। और बुद्धा का जो बर्थ प्लेस है लुम्बिनी, वो भी लोकेटेड है इन दी प्रेजेंट डे नेपाल। ठीक है, हमारे मैरिज और फैमिलियल भी टाइज है नेपाल के साथ में, रोटी बेटी का रिश्ता। हमने एक ट्रीटी ऑफ पीस और फ्रेंडशिप की थी 1950 में, जो कि एक बेड रॉक है स्पेशल रिलेशन का बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल। और इसके जो इम्पोर्टेंस है नेपाल की इंडिया के लिए, उसके 2 एंगल है मेनली। नंबर 1, एक तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, मैंने पहले ऊपर ही भी बात किया, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। नंबर 2, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इंडिया का रोल परसेप्शन इन दी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, राइट। और जो नेपाल है, अगर उससे कोई ऊपर से रिवर आ रही है, वो पेरिनियल जो रिवर सिस्टम है हमारा, उसको भी क्या करती है, सपोर्ट करती है। नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करें, तो 1-2 जो हमारे डिस्प्यूट, मेजर डिस्प्यूट जो अभी न्यूज़ में भी था बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो वो क्या था, काला पानी डिस्प्यूट। अब ये काला पानी का डिस्प्यूट है क्या, बड़ा ही सिंपल सा डिस्प्यूट है, उसको बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, लेकिन एक बार आप देख लेना जरूर, लेकिन इसको छोटे वे में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, 3 एरियाज हैं जिसका नाम है लिम्पिया धुरा, लिपू लेक और काला पानी। ठीक है, तो काला पानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से कोई रिवर निकली होगी जिसका नाम होगा काली रिवर। ठीक है ना, यही इंडिया बोलता है, मैं इस वजह से आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो ये जो काला पानी है वो है कहाँ पे, ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो हम मानते हैं कि ये जो काला पानी है वो हमारा पार्ट है। ठीक है, लेकिन जो वो वाले बंदे हैं नेपाल वाले, वो मानते हैं ये हमारा पार्ट है। और इन्होंने रिसेंटली एक बिल बनाया था जो उसमें बोल भी दिया था कि नहीं ये हमारा पार्ट है, उसने पास कर दिया था प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको, आगे चलते हैं।
आगे अगर हम बात करें तो ये जो काला पानी रीजन है ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम द रिवर काली, मैंने आपको पहले ही बताया जो अभी देखिए ना, लड़ाई हुई थी जब ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, और नेपाल के बीच में। तो नेपाल का मतलब कि वहाँ का जो भी उस टाइम पे राजा था, ठीक है, तो उनके बीच में ट्रीटी हुई कि भाई हम और नहीं लड़ेंगे। तो उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सुगोली। जो ट्रीटी ऑफ सुगोली होती है वो होती है गोरखा रूलर्स ऑफ काठमांडू, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिन्होंने जो की हुई थी किसके बाद में, एंग्लो नेपाल वॉर 1814-1860 के बाद में। ये ट्रीटी आती है 1816 में। इतना समझ में आ गया आपको। अभी ये जो राजा था नेपाल का, उसने बोला कि एक रिवर आ रही है वहाँ से ऊपर जिसका नाम है काली, ठीक है, ध्यान से समझना कि एक रिवर आ रही है ऊपर से जिसका नाम है काली, और काली के वेस्ट वाला जो भी पार्ट रहेगा वो आपका, और जो ईस्ट वाला पार्ट रहेगा वो हमारा। पहली चीज़ उसने ये बोली, और उन्होंने बोला कि एक तो चीज़ उन्होंने ये दे दी और ये रिकग्नाइज किया, और उन्होंने बोला सिक्किम इन द ईस्ट, ठीक है, और सिक्किम इन द ईस्ट मतलब उस वहाँ तक मेरा पार्ट रहेगा और उसके जो है पार्ट वो मेरा रहेगा। आपने देखा भी होगा नेपाल का जो मैप है उसी तरह से बना हुआ है। तो आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, अब इशू ये आ रहा है, जो इंडिया है वो बोलता है कि काला पानी का मतलब क्या है, कि काली रिवर का मतलब क्या है, वो काला पानी से आई होगी। तो वो इस ओरिजिन पॉइंट को मानता है कि भाई यहाँ से ओरिजिन होता है, तो इसका जो वेस्ट वाला एरिया होगा मेरा हो गया। सिंपल है ये तो बात, है ना। यहाँ से सपोज कर लो ये पूरा प्रॉपर यहाँ से रिवर आ रही है, अगर काला पानी ये वाला पार्ट है, तो ये सारा एरिया इंडिया कहता है वो मेरा हो गया। लेकिन अब नेपाल भाई साहब क्या बोल रहे हैं, वो कहते कि जो रिवर है उसका जो मेन पॉइंट है, जो ओरिजिन पॉइंट है, वो बहुत ही ऊपर है, जिसका नाम है लिम्पियाधुरा। तो अगर लिम्पियाधुरा की मैं बात करूँ तो यहाँ से वो कहते हैं कि रिवर कहीं से आ रही है, और रिवर अगर यहाँ से आ रही है तो इसका वेस्ट वाला पार्ट आपका है और ईस्ट वाला पार्ट हमारा है। देखो वो अगर उनकी सेंस देखी जाए तो उनका उनका सही लगता है, लेकिन अगर हमारी सेंस देखी जाए तो ऑब्वियसली हमें तो अपना ही सही लगेगा। तो ये मेजर इशू आ रहा है काला पानी को। अदरवाइज ये बड़ा डॉर्मेंट सा इशू था, लेकिन अभी दोबारा से ओरिजिन हो गया था। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ चीज़ें थी कि जो ओली के अंदर कुछ नहीं सही चल रहा था, अभी नए प्राइम मिनिस्टर आए तो मे भी कुछ सही हो सकता है। तो यहाँ पे ये देखिएगा, वाइल नेपाल क्लेम ऑफ द टेरिटरी ईस्ट ऑफ काली इज बेस्ड ऑन द लिम्पियाधुरा, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ से ओरिजिन हो रहा है। इंडिया बोलता है कि जो काली का ओरिजिन है वो काला पानी के नज़दीक होता है। तो ये जो मेजर इशू है, जो मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो है, अदरवाइज कोई और मेजर इश्यूज इनके साथ नहीं है। तो आपने ये डिस्प्यूट भी अभी इंक्लूड कर लेना अपने नोट्स में, याद रखना है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। कोर सेक्टर की जो आउटपुट है वो राइज हुई है, बहुत अच्छी बात है जी, ठीक है। लेकिन कोर सेक्टर होता क्या है हमारे लिए, तो ये अच्छी बात है कि हमें ये पता होना चाहिए, पेपर में आएगा। तो 8 कोर सेक्टर है हमारी कंट्री में। रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गए, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री होगी, स्टील इंडस्ट्री, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। देखिए अगर तो आपने सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं तो वो बन जाएगा कि जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें फर्टिलाइजर हो गया, नेचुरल, मतलब ये चीज़ जो 8 के 8 सेक्टर आपको याद होने चाहिए। पहले तो ये भी आ जाता था कि 8 सेक्टर में से कौन सा सेक्टर नहीं है, ठीक है, या कौन सा सेक्टर है, इस तरह का क्वेश्चन भी आता था। अभी आएगा नहीं आएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन में भी हो सकता है कि सिंपल हो जाए, तो पूछ भी सकते हैं, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है पॉलिसीज ऑफ ऑयल मार्केटिंग फर्म्स कर्बिंग एथेनॉल आउटपुट। तो जो एथेनॉल के आउटपुट है, वो जो पॉलिसीज बना रहे हैं ऑयल मार्केटिंग फर्म्स वाले, उनकी वजह से जो एथेनॉल की आउटपुट है वो कम होती दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूँ एथेनॉल की, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एथेनॉल है जो, ठीक है, आपने याद रखना है, जो एथेनॉल है वो होते क्या है, इथाइल अल्कोहल होती है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल होती है, जो कि 99.9% क्या है, प्योरिटी वाली अल्कोहल है, ठीक है। और ये जो एथेनॉल है हम एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट से ले सकते हैं, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट से, और स्पेशली फ्रॉम दी मोलासिस, ठीक है, और दी शुगर केन। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब जब हम कोई भी नेचुरल चीज़ से कुछ चीज़ लेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हम बाहर से क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करते हैं, किस चीज़ को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हमारी ठीक हो जाएंगी, मतलब जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो उसमें एक पॉजिटिव चीज़ हमें दिखाई देती नज़र आएगी। तो हमने इसी वजह से क्या किया, जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग है, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम EBP, करंटली जो हमारा एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चल रहा है उसमें हम 8.5% ब्लेंड करते हैं पेट्रोल के साथ में। सपोज पेट्रोल है यहाँ पे 100, तो इसमें 8.5 क्या रहेगा, एथेनॉल, और बाकी क्या रहेगा, पेट्रोल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक चीज़ चलती है। लेकिन हमारा जो टारगेट हमने दिखाई दिया कि कुछ कंट्रीज है जिनके पास ऑयल वाली चीज़ है, तो वो उसका फ़ायदा उठा रही थी, तो हमने क्या किया, इसको बढ़ा दिया, इस चीज़ को हमने कर दिया E20 टारगेट। और ये जो E20 टारगेट है कि एथेनॉल को 20% ब्लेंड करना है पेट्रोल में, वो हमने 2030 तक अचीव करना था, लेकिन हमने उस टारगेट को अभी चेंज कर दिया, वो अभी टारगेट है 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। और E20
बाय 2025, ये अभी टारगेट आया है। ठीक है। सो आई होप आपको आज थोड़ा सा और भी बढ़िया लगा होगा कि कॉम्प्रिहेंसिव हमने डिस्कशन किया है, काफ़ी पार्ट्स देखे, एडिटोरियल को एडिटोरियल नहीं लेकिन एक्स्ट्रा भी चीज़ हमने देखी। तो इसी वजह से मैं कोशिश किया करूँगा कि हैंड रिटन नोट्स के ज़रिए आपको चीज़ें दी जाएँ ताकि आपके लिए पढ़ने में ईजीनेस रहे। इसकी PDF आपको पता ही है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और कई बार मैं डालता भी नहीं हूँ यार, तो पता नहीं भूल जाता हूँ, तो अभी से डालना मैं सारा प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।